नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। मैं आपके साथ मुरली मनोहर। तो नेशनल कवरेज का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम चुनावी अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश के 70 घोषी लोकसभा में हैं और हमारे साथ जो है इंडी गठबंधन के समाजवादी पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार राजू राय जी हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और कोरोना काल में पुलिस के द्वारा जब अन्नपूर्णा बैंक बनाया गया था तो सबसे पहला शख्सियत राजू राय जी थे, जिन्होंने लगभग 3 लाख रुपए का राहत सामग्री जो है अन्नपूर्णा बैंक में देने का काम किया था। मधुबन विधानसभा के गजियापुर में जब पुल टूट गया था और लगभग सैकड़ों घर जो है बेघर हो गए थे, उनको रहने के लिए शरण नहीं था, उनको खाने के लिए भोजन नहीं था, उस समय भी राजू राय जो है वहाँ खड़ा होकर के गजियापुर में जो है उन तमाम बेघर हुए लोगों को घर की व्यवस्था कराई, उनको रहने की व्यवस्था कराई, उनके लिए राहत सामग्री पहुँचाने का काम। और जनपद की एक सबसे बड़ी समस्या थी, जयसिंहपुर में पुल नहीं था जिससे तमसा नदी पर जिससे लोग आ और जा सके। वहाँ भी जब यह संज्ञान में आया तो जयसिंहपुर में भी आपने जो है लगभग 4 करोड़ की लागत से जो है एक पुल का निर्माण काम कराया आपने। हथिनी और खरमा के बीच में जो तमसा नदी के दूसरा पुल है और जो संपर्क मार्ग है जो लगभग जो है 3 दर्जन गाँव को जोड़ने का काम करता है, उस नदी पर भी आपने लगभग 7 करोड़ रुपए के लागत से पुल बनवाया और वहाँ रास्ता बनवाया। 5 विधानसभा का कोई भी ऐसा विधानसभा नहीं है घोषी लोकसभा की 5 विधानसभा में जहाँ आपने सड़क न बनवाया हो, सड़कों की मरम्मत न कराया हो, आपने नदी पे पुल न बनवाया हो। और सबसे बड़ी समस्या ये थी बुनकरों के क्लस्टर को लेकर के, जहाँ आपने 1 अरब रुपए की लागत से जो है विद्युत उपग्रह भी बनवाने का काम मऊ सदर के सदर विधानसभा में आपने करने का काम किया। इसके अलावा भी कई ढेर सारे काम किए। तो बहुत कम वक्त है, बहुत चंद मिनटों में हम राजू राय जी से बातचीत करेंगे कि अगर आप सांसद बनते हैं तो सबसे पहले घोषी लोकसभा में क्या करेंगे। जी, आपका पिछला इतिहास देखा जाए तो जब आप किसी सदन के सदस्य नहीं थे, लोकसभा के नहीं थे, राज्यसभा के नहीं थे, विधायक नहीं थे, विधान परिषद के नहीं थे, मंत्री नहीं थे, सिर्फ जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता और सचिव थे, उस समय भी आपने घोषी को दुल्हन की तरह से सजाने का पूरा प्रयास किया। अगर घोषी की जनता मौका देती है तो आप घोषी के लिए क्या करेंगे। घोषी पिछले 10 साल में वैसे तो कल्पनाथ राय जी के जाने के बाद उनके नाम पर राजनीति होती रही। हर चुनाव लड़ने वाला नेता कल्पनाथ राय जी का नाम लेता रहा और आज भी लेता रहा है। लेकिन जो भी संभव हुआ, जैसा कि आपने कहा कि मैं किसी सदन का सदस्य नहीं था, माननीय मुख्यमंत्री जी के करीबी होने का फायदा उठाया। उस समय आप लोग मिनी मुख्यमंत्री भी कहा करते थे। अब मैं तो उन सब बातों में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये जरूर है कि इतना जो कहा जो चाहा वो माननीय मुख्यमंत्री ने दिया, इसलिए मैं घोषी की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। जितना काम उस समय कराए, अगर कल्पना करें नए सदस्य उस समय बन गया होता तो आज घोषी कहाँ होता, पहली बात। और एक थोड़ा सा संशोधन करता हूँ कि जब कोरोना काल में आपने कहा 30 लाख दिया, वो एक शुरुआत थी। मेरा एक ब्लैंक चेक था, शुरुआत की ही बात मैंने किया है। और अभी जो वर्तमान में समस्या है, समय कम है, सबसे बड़ी प्राथमिकता पर बुनकर और नौजवान। बुनकर जो है या वो इंडस्ट्री खत्म हो रही है, आगजनी का काम खत्म हो गया, बिजली विभाग के रवैये में चले गए, यहाँ के हमारे नौजवान पलायन कर रहे हैं। जो आत्मनिर्भर एक सेक्टर था जहाँ परिवार चलाते थे, वो भी खत्म होने लगे हैं। तो उसको मैं एक पैकेज दूंगा नौजवानों के लिए प्राथमिकता में। मैं बुरा लगता है जब देखता हूँ कि हमारे बहुत से नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं। और याद रखिएगा, समाज में कहीं भी जो नौजवान बेरोजगार हो जाते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट जिसे बोलते हैं, सामाजिक तत्वों के सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं, रिक्रूट करते हैं। जब पेट खाली हो तो दोबारा वो फैलाने की बात नहीं। मैं नौजवानों के लिए, हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, फ्री या नामिनल फीस पर वो कोचिंग शुरू करूँगा जो बड़े बड़े शहरों में होते हैं कि हमारे मेरिटोरियस बच्चे भी IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बन सके। उनके लिए बैंकों से भी कनेक्ट करूँगा कि अगर पढ़ाई का खर्चा आता है, जो कि मैं इस क्षेत्र से मुझे जानकारी है, सब IAS IPS PCS नहीं बन सकते। मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कठिन, उनके हिसाब से असेसमेंट करके स्किल ट्रेनिंग दे दूँगा और बाहर की कंपनियों को ले आकर जॉब फेयर लगवाऊंगा, अच्छे से अधिक से अधिक बच्चे रिक्रूट हो जाए। और जो नहीं हो पाया उनको ट्रेनिंग देकर, वोकेशनल और स्किल ट्रेनिंग देकर स्वतः रोजगार शुरुआत करने में प्रेरित करूँगा। मेरा सबसे पहला टारगेट है कि जब 5 साल का अगर मैं अगर जनता का आशीर्वाद मिलता है
और मुझे मौका मिलता है तो 5 साल के बाद जब लेखा जोखा लेकर आऊँ तो कहूँ देखो मैंने देश में सबसे ज्यादा प्रशिक्षित नौजवानों को नौकरी या रोजगार दिलवाया। जब नौकरी या रोजगार दिलवाएंगे तो पैसा आने लगा। केरला एक राज्य है, वहाँ इंडस्ट्रीज कम है, लेकिन हर घर से कोई न कोई यूएई में है, सऊदी में है। जब करेंसी घर में आती है ना तो खुशहाली लाती है, अर्थव्यवस्था सुधर होती है, मिलें बंद पड़ी है। उनको खुलवाने के प्रयास के साथ यहाँ रिसर्च करके कौन से ऐसी इंडस्ट्री आए जिससे कि यहाँ इंडस्ट्री भी फले फूले और उसके साथ यहाँ अर्थव्यवस्था फले फूले और हमारे बच्चों को रोजगार मिले, नौकरी मिले, स्थानीय लोगों का कारोबार से आगे बढ़े। ये मेरे प्राथमिकता। अंतिम सवाल हमारा ये है कि जिस दिन 2024 के लोकसभा की चुनाव का शुरुआत हुआ, पहले दिन से ही एक माहौल बन गया कि राजू राय सबसे आगे चल रहे हैं, राजू राय चुनाव जीत रहे हैं और इस बार राजू राय चुनाव जीत जाएंगे। आपको क्या लगता है कितने मार्जिन से आप चुनाव जीतेंगे? लेकिन जब चुनाव जनता लड़ने लगती है ना, और जनता को लड़ने का वजह है कि जो बाकी प्रत्याशी हर चुनाव में, एक प्रत्याशी हर चुनाव में कहीं अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग पार्टियों से लड़ा है। एक प्रत्याशी है जो हर बार 5 साल बाद किसी न किसी पार्टी का टिकट लेकर आ जाता है, लेकिन जब जनता की मुसीबतें होती है तो कहीं नजर नहीं आता है। आप पत्रकार हैं, आप आई विटनेस हैं, आप बता दीजिए कि इन दोनों प्रत्याशियों से कहीं कभी यहाँ मुसीबत में नजर आया हो और मेरे तमाम फुटेज आपके पास होंगे। तो जब जनता चुनाव लड़ने लगते हैं तो सारे संतान ध्वस्त हो जाते हैं। कम से कम जो जीत होगी 2 से 2.5 लाख की होगी। तो आप सुन रहे थे समाजवादी पार्टी के टिकट 2070 घोषित लोकसभा से राजू राय को। आपका स्पष्ट कारण था, काफी उत्साहित थे और उत्साह से लबरेज थे कि यह चुनाव में नहीं घोषित जनता लड़ रही है और 2.5 लाख से ऊपर के मार्जिन से ही मैं 4 जून को चुनाव जीतूंगा।